ग्रेविटेशन चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको, तो रिवीजन में थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद मेनली फोकस रहेगा हमारा क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन बिना किसी देरी के। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता था भाई? कोई बताएगा क्या होता था? एनीवन? हाँ दिव्यांश, आप बताओ। सर every object attract sir every object attract to each other सर, और जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है सर, वो उनकी जो बीच का डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और सर उनके बीच उनके मास के सर उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल लगता है। Yes. जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। आपने यस सब सर। कुछ करेक्ट बोला, बिल्कुल सही बोला, बस एक छोटी सी मिस्टेक हुई। जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, न कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वेल डन वेल डन वेल डन बेटा। ओके, तुम्हारा क्या हुआ? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने देखा था। और जो होता है अट्रैक्ट ईच अदर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जैसे मान लो ये दो मासेस हैं M1 M2, ये मेरे M1 M2 मासेस हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। R है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स में क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लीकेशन। F जो अट्रैक्टिव फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/r², यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड करूं तो मेरा क्या आएगा? जैसे अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो फोर्स की वैल्यू पे वेरी करेगी, क्योंकि मेरा आर क्या है? नीचे है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूं, कंबाइंड लिखूं, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो जरा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो मेरा एक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या आएगा? कैपिटल जी, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल, या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। जी, कैपिटल जी। स्मॉल जी अलग होता है, कैपिटल जी अलग होता है। अब माना कि हमने बोल दिया कि जी M1 M2 की वैल्यू 1 1 kg है, इसका 1 kg, इसका भी 1 kg, ठीक है भाई। और 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? जी के इक्वल फोर्स लगेगा, कि जी 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर इक्वल टू F इक्वल टू जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल ही फोर्स लगेगा। बोलो चमका? ये फॉर्मूला चमका? ये फॉर्मूला यस याद सर। होगा वैसे सबको। F इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर उसका। इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं हम, और पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को हम, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे इसने की ऑब्जेक्ट फेंका है, इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं भाई। बोलो यस सर। भाई, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, यही तो यस। होता है एक्सेलरेशन। तो यस सर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि माना कि कोई एम मास, कैपिटल एम इसका है मास, और स्मॉल एम इसका मास है। कोई एक बंदा है अर्थ पे बैठा है, या फिर अर्थ से कुछ ऊपर है, तो कितने फोर्स से कितना फोर्स अर्थ और उस पर्सन के बीच में लगने वाला है, इसकी कैलकुलेशन अपन करने वाले हैं। तो पहला मैं फॉर्मूला देखूं, हमारा फॉर्मूला क्या होता था? जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो M1 इक्वल टू मान लो ये है, और M2 इक्वल टू ये है अर्थ। तो हमारा क्या होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? F इक्वल टू एम ए भी तो होता था कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। और एम ए क्या था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि जब हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या लेते थे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। क्या इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स वेट के इक्वल होता था?
होता यस था कि सर। नहीं? यस सर। इसको इसके इक्वल कर देंगे, वेट की एम जी के इक्वल कर देंगे, तो एम से एम कट जाएगा, तो हमारा स्मॉल जी का फॉर्मूला आ जाएगा यहां से, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पे एम क्या है, अगर आप अर्थ के यूज कर रहे हो तो मास ऑफ द अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर मुझे जी की वैल्यू निकालनी है मून पे, चंद्रमा पे जी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे चंद्रमा का मास पता हो, रेडियस पता हो, तो जी की वैल्यू मैं चंद्रमा पे निकाल लो, क्योंकि कैपिटल जी मेरा कांस्टेंट है। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब भाई जी की वैल्यू हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे निकालते हैं, हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ वो कितनी है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, या फिर इसको हम बोलते हैं 6400 किलोमीटर। अगर आपको नहीं दी है कभी भी क्वेश्चन में अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं दी हुई है, तो आप 6400 किलोमीटर लोगे, या फिर 6.4 इंटू 10⁶मीटर, और मास कितना लोगे, 6 इंटू 10⁻24 kg मास लोगे हमेशा अर्थ का, ये फिक्स है। तो जी की वैल्यू निकालो, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और कैपिटल एम क्या है हमारा, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको जरा कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻12, 12 हो जाएगा पावर नीचे, तो 12 को ऊपर पहुंचाएंगे, 12 हो गया, 6.4 का स्क्वायर गया, 40.96 हो गया, ऊपर का वैसे ही है। अब जरा सॉल्व करो, पावर को ऊपर पहुंचाओ, तो देखो 12, 24 और 11, माइनस का 12, माइनस का 11 और प्लस के 24, इसको जरा सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा, देखो ये सेम सेम रहा, माइनस के 11, इसको माइनस के 12 में से 24 जाएगा, तो प्लस का 24 है, माइनस के 12 तो प्लस के 12 बचेगा, प्लस के 12 बचेगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो आप देखोगे 10 टू दी पावर क्या बच रहा है हमारा, ये 12 है, ये माइनस के 11 है, तो 10 ही तो बचेगा ओनली, भाई 10 की पावर 1 बचेगा, 1 मतलब 10। तो इसको जब ऊपर वाले को सॉल्व किया, 400.2 डिवाइडेड बाई 10.96, तो हमारा वैल्यू आई 9.8 मीटर पर सेकंड। ये हम अर्थ के लिए यूज करते हैं, एक्चुअली में वो वैल्यू हम जो होती है 9.81 होती है, बट अपन लोग 9.8 भी लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस चीज से एक बात बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं दिया है तो हमें ये लेना है, मास ऑफ द अर्थ नहीं दिया है तो ये लेना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू नहीं दी है तो हमें ये लेनी है, कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है, जी क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻, कैपिटल जी की वैल्यू, तुमने चमका बेटा। क्वेश्चन आने वाले इन सब से रिलेटेड अभी जस्ट, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन आने वाले हैं, और हम अपन लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं सारी, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं इसको। अब इन जितना मैंने बताया है उससे रिलेटेड अपन लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, करो भाई, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। What happened to the force of two object if mass of one is doubled? अगर मास को मैं दुगना कर दूं तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, दोगुना कर दूं और फिर तिगुना कर दूं तब क्या फर्क पड़ेगा? थर्ड में देखो, मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, अगर दोनों के मासेस को डबल कर दूं तो क्या होगा? तो ये इनमें फोर्स के साथ में क्या होगा, ये सारी चीजें हमें बता, फोर्स के साथ में क्या होगा, ये सारी चीजें हमें बता। तो आप इसमें एक ही चीज को कर दो, चाहे डबल को कर दो, ट्रिपल को रहने दो, क्योंकि अगर डबल कर दिया तो ट्रिपल भी हो ही जाएगा। अगर कोई हिंट चाहिए तो हिंट बता दीजिएगा, हिंट बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला वही लगेगा, F=G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
एक बच्चे का आंसर आया भाई। वेट वेट फॉर अस। दिव्यांश के अलावा किसी का आंसर आया क्या? ओके, संभवी का आंसर और आ गया है। दिव्यांशी आंसर बताओ। दिव्यांश, सॉरी दिव्यांश। सर अगर सर टू ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए सर तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। सर अगर उनके बीच ठीक का है। सर अगर उनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो सर F=F/4। और ठीक है। सर अगर ट्रिपल किया जाएगा तो F/9। और सर अगर दोनों ठीक का है। और अगर सर दोनों का मास डबल किया जाता है सर तो F हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4F। ओके, संभवी पॉसिबिलिटी। संभवी उर्फ पॉसिबिलिटी।
सर जो ऑब्जेक्ट का जाएगा भी तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा आपकी, बेटा वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, नॉट एबल टू लिसन। लेकिन दिव्यांश बेटा आपका नाम क्या है? सर दिव्यांश ये दिव्यांशी है बेटा, आपने एकदम करेक्ट आंसर किए हैं, वेल डन, बहुत अच्छे भाई, सारे आंसर एकदम परफेक्ट, परफेक्टली करेक्ट, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग फॉर दिव्यांश। संभवी ने भी शायद सही किए होंगे, बट संभवी की आवाज नहीं आ रही है, तो मे भी नेटवर्क इश्यू हो सकता है, संभवी की कोई गलती नहीं है, तो मैं संभवी के लिए भी बोलूंगा कि वेल डन संभवी, वेल डन। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। हमें पता है एफ इक्वल टू क्या है मेरा फॉर्मूला, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। इसी फॉर्मूले पे बेस सारी चीजें होने वाली है। जैसे फर्स्ट को देखूं अगर मैं, द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, वन ऑब्जेक्ट को डबल मास कर दूंगा, इसका मतलब टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इफ फर्स्ट को डबल किया है तो मेरा एम डैश मान लो 2m कर दिया, और तो मेरा एम डैश m2 यानी कि 2m1 इंटू m2, तो मेरा मास क्या, फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा भाई, 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस कोई सर दिक्कत किसी को? नो सर नो सर। ओके, जैसे अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो, अगर मासेस को कांस्टेंट रखूं, जी को सबको कांस्टेंट रखूं, तो डिस्टेंस क्या, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का था, या फिर बोलूं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 2r², 2r² यानी कि 1/4 टाइम्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर 2r² यानी कि 1/4 टाइम्स बिकम्स 1/4 ऑफ द इनिशियल फोर्स, 1/4 टाइम हो जाएगा। सिमिलरली अगर ट्रिपल करता तो क्या करता, यहाँ पे 3 हो जाता, ट्रिपल के लिए यहाँ पे 3 हो जाता, 3 मतलब 3 का स्क्वायर करते यहाँ पे 9 हो जाता, तो ट्रिपल करते तो क्या आ जाता, 1/9 टाइम हो जाता, होता कि नहीं? यस सर ठीक है, अब जरा देखोगे, अगर मैं क्या करूं, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, दोनों के मासेस को डबल कर दूं तो 2 × 2 4 टाइम्स बढ़ जाएगा मेरा फोर्स, क्या होगा, 4, सॉरी क्या किया है, तो डिस्टेंस को ट्रिपल करके बताया है, ठीक है, डिस्टेंस को ट्रिपल करके बताया है, तो 1/9 टाइम हो गया, ठीक है। अब देखोगे थर्ड, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर डबल किया है मास दोनों का तो क्या हुआ, तो m1 भी मेरा 2m1 हो गया, m डैश m2 डैश भी मेरा 2m2 हो गया, तो अब देखोगे m1 डैश m2 डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2m1 2m2, 2 × 2 4, 4m1 m2, एक्चुअली मेरा फोर्स में क्या था, m1 m2 था, तो अब क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ f हो जाएगा, ये 4 गुना हो गया, यहाँ पे डबल हुआ, या 1/4 हुआ, 1/9 हुआ। बोलो किसी को भी कोई दिक्कत है, किसी को नो भी? नो सर नहीं, दिव्यांश ने तो किए हैं तो दिव्यांश को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी लोग बोलो कुछ क्लियर है तो फिर आगे बढ़े, बोल दो एक बार, क्लियर है या कोई डाउट है, क्या है? सर क्लियर है। ओके, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस when while then a heavy object does not fall faster than light object। एक बात लो, छत से आपने क्या किया, एक छोटा सा कंकड़ उठाया, एक बड़ी ईंट उठाई, दोनों को छत से छोड़ा, दोनों सेम टाइम पे नीचे जाते हैं, दोनों अलग अलग क्यों नहीं जाते भाई, बल्कि मेरा फोर्स जो होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाई r² होता है, m1m2 मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के मास, अर्थ और m1, अर्थ और छोटा सा कंकड़, दोनों एक साथ पहुंचते हैं, तो फोर्स मेरा ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी दोनों सेम टाइम से नीचे की तरफ भागते हैं, ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा क्यों होता है ऐसा? हाँ, दिव्यांश के अलावा भाई, हर बार दिव्यांश ही नहीं, दिव्यांश के अलावा कोई?
गलत बता दो, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप गलत भी बताते हो तो। अगर आप गलत भी बताते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलत बता दो। सही नहीं बता पा रहे तो गलत बता दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके दिव्यांश आप बताओ। सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सर, वो जो ऑब्जेक्ट होता है सर उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर इसलिए जो सर कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है वो सर सभी उस मतलब सभी ऑब्जेक्ट के लिए सर एक ही होता है, जिसकी वजह से सर ज्यादा भारी हो या हल्की चीजें हो वो सारी एक ही उस पे गिरती है। यस, जो आप जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखोगे उसमें क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उसमें सेकंड ऑब्जेक्ट का जो मास था वो तो है ही नहीं उसमें। तो हर एक ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो किससे गिरता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से गिरता है। जैसे अगर आप देखोगे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जी एम, उसकी बात करूं अगर मैं, किसकी, अगर मैं इस वाले जी की बात करूं तो क्या होता है, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो हर एक ऑब्जेक्ट इसी से तो गिरता है। तो देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, अर्थ का मास, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हर एक ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लगेगा भाई, जैसे यस और नो। भाई हर एक ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो वही बात होती है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, फोर्स का फॉर्मूला होता है। एक्चुअली में फोर्स इक्वल टू एम जी होता है, जो अभी आपको डेरिवेशन करके बताया था। तो मेरा जी क्या होता है, जी एम बाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जिसमें आप देखोगे कि जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एम, ये उस छोटे से मास पे, जैसे अर्थ के ऊपर आप एक छोटा सा, एक तो ईटा है बड़ा, एक छोटा कंकड़ है, दोनों के ऊपर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, दोनों के ऊपर। इसीलिए दोनों के दोनों सेम इस वेलोसिटी से नीचे आते हैं। कब, जब आपका कोई भी एयर रेजिस्टेंस ना हो, एयर रेजिस्टेंस को हम निग्लेक्ट कर ले तब की बात है। हवा लग रही है भाई, बाकी लोग, दिव्यांश के अलावा, दिव्यांश के अलावा हवा लग रही है कि नहीं लग रही है यस सर। भाई। ओके दिव्यांश दिव्यांशी, दो लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है बस। गीता देवी, नव्या, पूजा, आरती, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, अक्षरा ठाकुर, अक्षा ठाकुर सॉरी, हर्षित, क्या चल रहा है भाई, हो क्लास में, क्लास में हो या मोबाइल को ऐसी टीवी के सामने बैठे हुए हो आराम से रजाई में। कुछ लोग तो सो गए होंगे, अरे कुछ तो बोल दो, तुम साइलेंट हो जाते हो। चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े आगे। यस सर। ओके, ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन, अर्थ एंड सन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स में, गिवन दैट मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to 24 kg एंड ऑफ द सन, सन का कितना है 2 into 10 to 30 kg। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है हमारी 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, हलवा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन करो, और जैसे ही क्वेश्चन हो जाए हैंड रेस करिएगा।
दिव्यांश का आंसर आया भाई, बस उसके अलावा किसी का नहीं आया अभी। वेट करता हूँ, तो एक एक 1.5 मिनट और वेट करते हैं बस। हर आंसर को दिव्यांशी दे रहा है बस। बट आपका नाम दिव्यांश है, दिव्यांशी है? अच्छा, इस बार तो इशिका भारद्वाज का आंसर है। सर दिव्यांश। दिव्यांश है। यस सर। ओके, पॉसिबिलिटी का भी आंसर आया इस बार। ओके दिव्या, पॉसिबिलिटी बताओ पहले आंसर, पॉसिबिलिटी। 7 to 10 raised to the power 22. ओके, इशिका, इशिका। ठीक है, पूजा आरती। 3.56. 3.5। दिव्यांश। सर 3.56 into 10 to the power 22 newtons. ओके, आंसर जो फॉर्मूला है वो वही लगेगा, Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर, सिंपल वाला। तो मास ऑफ द अर्थ दे रखा है उसने कितना, 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है भाई। मास ऑफ सन कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻30 kg। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन क्या है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमें चाहिए क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G m e m s डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, G m e m s डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भाई? m1 m2 की जगह पे क्या है, इसको मान लो m1, इसको मान लो m2। तो m1 m2 की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू ms क्या है मेरा, 2 इंटू 10⁻30, और वो है 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। अब जरा पावर के साथ खेलेंगे, अब हम लोग देखिएगा। देखो, माइनस के 11 ये है, -30 प्लस का ये है, 24 प्लस का ये है, नीचे क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, यानी कि 1.5 इंटू 1.5, 11 इंटू 2, 22 हो गया। अब देखो पावर क्या होगा, 24 प्लस का, 30 प्लस का, 11 माइनस का, और माइनस का 22 ऊपर पहुंच। तो माइनस का देखो 11 प्लस का है, 11 माइनस का था भाई, प्लस का कैसे कर दिया इन्होंने, 11 माइनस का है ना पावर, हाँ माइनस का है, ये माइनस का है पावर। 11 माइनस का है, 30 प्लस का है, 24 प्लस का है, ये 22 ऊपर जाके माइनस का हो गया, डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, तो आप देखोगे 22 और 11 कितना हो गया, कितना होगा भाई? सर 33। इसको जो, इसको तो हमारा फाइनल में वैल्यू वो देखोगे तो हमारा बचेगा, देखो 22 11, 22 11 33, 33 और 33 किसका, माइनस का, और 30 प्लस का, तो माइनस के 3 बचा, माइनस के 3 बचेगा ना, माइनस के Yes. 3 बचेगा 24 में से, प्लस के 24 माइनस के 3 कितना बचेगा, 21 बचेगा, प्लस का तो 21 देखो है, 6.7 इंटू 10 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई 10 टू 21 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5। इन तीनों का मल्टीप्लाई किया 80.4 आया, और डिवाइडेड बाई 2.25। जब सॉल्व किया तो हमारा आया 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई, इतना हैवी फोर्स लग रहा है अर्थ और सन के बीच में, इतनी दूरी होने पे हमारा अर्थ और सन के बीच में इतना फोर्स लग रहा है। हमारी बात समझ में? यस सर। ओके, अभी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसी फोर्स की वजह से अर्थ जो है ना चारों ओर चक्कर लगा पाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स को इससे इक्वल इक्वेट करेंगे, तब वो सारी चीजें हम निकालेंगे 11th में, लेकिन आपके सिलेबस में भी इतना ही है, तो अभी अब इतना ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करो भाई, इसको करो।
What is the magnitude of gravitational force between the Earth and 1 kg object on its surface? अर्थ के भले ही सरफेस पे है, लेकिन रेडियस फिर भी 64,000 ही लोगे, या फिर 64,000 6400 सॉरी 6400 किलोमीटर लो, या फिर 6.4 इंटू 10⁶ मीटर लो, कुछ भी ले लो, एक ही बात है दोनों। फॉर्मूला वही लगाओ, G(m1m2) डिवाइडेड बाई R उसका है, जिसमें m1 क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और m2 क्या है, 1 kg। G की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11, और R क्या है, आपकी रेडियस ऑफ द अर्थ। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। आज स्टार्टिंग है तो थोड़े इजी क्वेश्चन है। आई होप ये एक्सपेक्ट करना कि जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे ग्रेविटेशन के, थोड़े से अच्छे, थोड़े टेढ़े, पर टेढ़ा है पर मेरा है, ये ध्यान रखना है कि नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ही रख लो टेढ़े क्वेश्चंस, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई इजी इजी क्वेश्चन दे दो। बेटा एग्जाम में थोड़ी ना आएंगे इजी। अभी आपका 9th चल रहा है, 9th अवंती के साथ होगा, हुआ है 10th अवंती के साथ होगा, 11th अवंती के साथ होगा, 12th अवंती के साथ होगा। आपको बहुत बहुत सारी फायदाएं मिलने वाली हैं, लेकिन आपको तैयारी करते रहना होगा, क्योंकि हर स्टेप पे टेस्ट होंगे आपके, हर स्टेप। 9th से 10th में जाओगे तब भी टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा, वाइवा होगा, तब आप 10th में जा पाओगे। सिमिलरली 10th में भी कई बार टेस्ट होते हैं, तब आप 11th तक पहुंच पाओगे। 11th में तब भी टेस्ट देना पड़ेगा, वाइवा देना पड़ेगा, ऑफलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, फिर ऐसे ही 12th के लिए सारे प्रोसेस होंगे। तो हर स्टेज पे आपको छान छान के निकाला जाएगा, हर बार रिजेक्शन होंगे, लेकिन आप अगर मेहनत करते रहोगे तो फ्री की कोचिंग आपको कभी भी नहीं छूटने वाली है आपसे। तो मेहनत करते रहो। जैसे सर पूजा आरती का आंसर आज, हाँ बेटा, हाँ बोलो। सर जैसे कि अब हम 9th में से 10th में जाएंगे तब भी हमारा ऑफलाइन टेस्ट होगा। हाँ बेटा टेस्ट होगा, इसलिए तैयारी करके रखा करो हमेशा, टेस्ट जरूरी है, टेस्ट तो होंगे सबके। ऐसे नहीं सर एक वो बार टेस्ट सेलेक्ट हो कब गए तो होगा? पढ़ो। अब ये आपको पता चल जाएगा, 1-2 महीने पहले ही पता चलता है, डोंट वरी अबाउट इट, वो पहले आपको पता चल जाएगा। बट इस बात का ध्यान रखो कि जैसे आपका मई जून जुलाई में होता है, जैसे आपका 10th स्टार्ट होगा उसी टाइम पे हो सकता है टेस्ट हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा तैयार रहो, तैयार रहा करो। सर इसीलिए मैं कहता हूँ सर वो टेस्ट हमारे स्कूल क्लास में में होते हैं? क्या, सर वो टेस्ट क्या हमारे बोले बेटा? स्कूल में होगा? हाँ वो आपको लोकेशन पता चल जाएगा, आपके नियर बाई लोकेशन पे ही होगा, किसी न किसी स्कूल में। अवंती फेलो वाले आके खुद करवाएंगे टेस्ट, वो आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया करो, और घर पे भी किया करो, रेस्पॉन्स करा के किया करो क्लास में। ऐसे ही आके सोने से काम नहीं चलता, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, फिर टेस्ट में नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, फिर आपकी कोचिंग छूट जाएगी, क्या फायदा हो रहा है। पढ़ने से ही होगा बेटा, आप पढ़ोगे अच्छे से, आप नीट में या जेई में किस जो भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करोगे, वहां के टीचर्स मिलेंगे आपको अवंती के ही, हो सकता है आपका अच्छे से जेई निकले या नीट निकले, तो आप डॉक्टर भी बनोगे अच्छे वाले, इंजीनियर भी बनोगे, तो आपकी लाइफ बनेगी ना। और क्यों लगे यस सर। अपन सब लोग, इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। ओके इशिका भारद्वाज, आंसर बताओ बेटा। इशिका, इशिका। 9.2। ओके सोनाली। 9.8 न्यूटन। ओके पूजा। 9.8 न्यूटन। दिव्यांश। सर 9.77 न्यूटन। नियर अबाउट 9.8 न्यूटन की ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया एक क्वांटिटी बहुत बड़ी है, एक क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो क्लोज टू ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन के ही आएगा ना। यस सर। क्लोज टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 था हमारा, तो हमारा 1 kg
अर्थ का मास कितना 6 इंटू 24, रेडियस 6.4 इंटू 10⁶, और फिर डिवाइड अगर आर से करोगे 6.4 इंटू 10⁶ के स्क्वायर से डिवाइड करोगे, कोई फर्क पड़ना ही नहीं है भाई। दूसरा ऑब्जेक्ट भी 1 kg का है, तो Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, तो हमने जी की वैल्यू डाली 6.7 इंटू 10⁻11 माइनस के, इंटू कैपिटल एन क्या है मेरा, अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24, और हमारा स्मॉल एन क्या है 1 kg डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर क्या है 6.4 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो आप देखोगे यहां से 12 हो जाएगा, पावर 12 ऊपर जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के 11 माइनस के 12 प्लस के 24, ये ऊपर बचेगा 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, तो आप देखोगे 9.8 न्यूटन आपका आंसर है, जो कि सभी बच्चों का करेक्ट आया है। एक बच्चे का आया था 9.77, तो इसको क्लोज टू 9.8 लिख सकते हैं। सबका आंसर एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है। इसे मेहनत करोगे ना आंसर आएगा, जरूरी नहीं है सही आए, गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर। सर बोलूं? हाँ हाँ बताओ बेटा। क्योंकि जो मास होता है मून का वो अर्थ के मास से हम्म। कम होता है, इसलिए। यस बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात बोली। जैसे कि आपको एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट एक राउंड फिगर में बता देता हूं चलो, कि हमारा मास ऑफ अर्थ कितना होता है, लमसम 5.98 होता है, 6 ले लेते हैं इसको वैसे, इंटू 10⁻24, और मून का मास क्या होता है 7.736 इंटू 10⁻22 kg, थोड़ा सा अर्थ के मास से कम होता है। मास कम होगा तो मेरा जी का फॉर्मूला क्या था भाई, जी का फॉर्मूला क्या था, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर। तो अगर ये कम है तो ये भी कम होगा, होगा कि नहीं होगा। और रेडियस भी अर्थ की ज्यादा होती है, और मून की कितनी होती है 1.74 इंटू 10⁶। तो इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं, एक्चुअली में जो वेट ऑन मून होता है हमारा 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑफ अर्थ होता है, क्योंकि हमारा जी जो होता है ना, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो मून पे इस अर्थ के 1/6 होता है। जब आप अर्थ मून पे जाओगे वहां का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 6 गुना कम होता है, इसीलिए वहां पे जो मून पे वेट होता है वो 6 गुना कम होता है अर्थ के। जैसे आप अगर 60 किलो के हो यहाँ पे, अगर आप 60 किलो के हो ना यहाँ पे अर्थ पे, तो वही वेट अगर आप 60 kg, मतलब 60 kg वेट की बात कर रहा हूँ, वेट पीछे वेट लगा हुआ है, तो आप यही वेट जाके मून पे तोलोगे तो आप 10 kg वेट बैठेगा, 6 गुना कम बैठेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भी मून का मास कम, मून का क्या है मास कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा क्या है, हमारा मून का मास मान लो एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम आपका वेट है डिवाइडेड बाई मून का उसका, मून की रेडियस का उसका है। सिमिलरली ये अर्थ के लिए ले लिया हमने, तो मून डिवाइडेड बाई अर्थ, मून डिवाइडेड बाई अर्थ लिया, तो मून का फॉर्मूला Gmm डिवाइड एम डिवाइडेड बाई आर एम का उसका है, ये ऊपर लिख लिया, डिवाइडेड बाई अर्थ का नीचे लिख देते हैं। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आर, आर एम और एम एम, मास ऑफ मून, मास रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू हम पुट कर देंगे डायरेक्टली, बस इनकी वैल्यूज पुट करेंगे बस, और कुछ नहीं करने वाले। तो इनकी वैल्यूज जब पुट करने के बाद जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है लमसम लमसम 1/6। सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद लमसम लमसम आपका आता है 1/6। अच्छा वैसे ही 1/6 आता है तो हमें पता चल जाता है कि भैया जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून होता है वो होता है 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ये फंडा आपका यूज आता है, इसी वजह से हमारा जो वेट है वो मून पे 1/6 आता है वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ के।
बोलो चमका। सर। क्लियर है सबको? यस यस सर। यस सर। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, सिंपल इजी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन है जो अभी करवाए हैं क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन है, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों? बोलो, कुछ तो बोलो। बाय यस सर बाय एवरीवन, बाय सर। बाय सर। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट। गुड नाइट सर